सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। वे अनागुंदी के सरदार थे और दक्षिण में एक ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिससे वहां के मुसलमानी बहमनी राज्य का प्रभाव सीमित रहे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना शक्तिशाली राज्य बनाया था। थोड़े ही समय में विजयनगर राज्य की बड़ी उन्नति हुई और अनेक हिंदू राजाओं पर अधिकार जमा लेने के कारण जल्द ही ये एक विस्तृत साम्राज्य में बदल गया। इसकी सीमा पूर्व में अटक तथा पश्चिम में सालसठ थी और दक्षिणी सीमा प्रायद्वीप के सिरे को छूती थी। इस साम्राज्य की अभूतपूर्व उन्नति देखकर बहमनी शासकों के हृदय में बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसे दबाने के लिए वे बार बार युद्ध करने लगे। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर था। हरिहर की मृत्यु के बाद सन 1353 ईस्वी में उसका भाई बुक्का गद्दी पर बैठा। बुक्का ने विजयनगर का फैलाव किया और अनेक विजयों द्वारा उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। बुक्का के बाद दूसरा प्रतिभाशाली शासक देवराय हुआ। उसके समय में दो विदेशी निकोलो कॉन्टी और अब्दुल रज़ाक नामक फारस का एक राजदूत विजयनगर आए थे। निकोलो कॉन्टी एक इटालियन था। दोनों विदेशी यात्रियों ने इस नगर के सौंदर्य और समृद्धि का अत्यंत सुंदर वर्णन लिखा है। देवराय के बाद उसके उत्तराधिकारी अपनी प्रतिष्ठा को स्थिर न रख सके और उनकी अयोग्यता के कारण सन 1505 ईस्वी में साम्राज्य पर एक अन्य राजवंश का अधिकार स्थापित हो गया। इस नवीन राजवंश का सबसे योग्य राजा कृष्णदेव राय था। वो सन 1509 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा। वो एक कुशल राजा था और विद्वानों तथा कवियों का आश्रयदाता था। उसका धार्मिक दृष्टिकोण उदार और सहनशीलता पूर्ण था। उसके दरबार में विदेशियों का आदर होता था। उसने उड़ीसा के राजा और बीजापुर के सुल्तान को युद्ध में पराजित किया और पुर्तगालियों से दोस्ती का व्यवहार रखा। सन 1529 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात शक्तिहीन राजाओं का शासनकाल आरंभ हुआ। कृष्णदेव राय के एक उत्तराधिकारी सदाशिव राय के शासन में उसकी निर्बलता के कारण उसके मंत्री राम राजा ने सारा अधिकार अपने हाथ में कर लिया। उसके अशिष्ट व्यवहार से शत्रु मित्र सब उससे अप्रसन्न और असंतुष्ट हो गए। बरार को छोड़कर दक्षिण के अन्य चारों प्रधान मुसलमानी राज्यों ने संघ बनाकर विजयनगर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने तालीकोट के मैदान में सन 1565 ईस्वी में राम राजा को भीषण पराजय दी। सेना की भगदड़ में राम राजा घायल हुआ। शत्रुओं ने उसका पीछा किया। वो पकड़ा गया और कत्ल कर दिया गया। तालीकोट की पराजय के बाद विजयनगर साम्राज्य का सर्वनाश हो गया। किंतु विजयनगर की बर्बादी का मुसलमानों पर बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ा। अब तक विजयनगर के अस्तित्व के कारण उन्हें सदा एक प्रबल शत्रु से भयभीत रहना पड़ता था, जिसके कारण परस्पर सहानुभूति रहने से आपस में वे एक सूत्र में बंधे रहते थे। किंतु विजयनगर का नाश होते ही उन्हें किसी बड़े शत्रु का भय नहीं रह गया। धीरे धीरे उनमें परस्पर कलह और द्वेष बढ़ने लगा। वे परस्पर लड़ लड़कर निर्बल हो गए और उत्तर के मुगल सम्राटों को उन्हें अपने अधीन करने में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर का बड़ा ही उत्कृष्ट वर्णन किया था। जैसे पहले कहा जा चुका है, अब्दुल रज़ाक फारस का राजदूत था। वो सन 1442 ईस्वी में विजयनगर आया था। उसने विजयनगर के ऐश्वर्य की बड़ी प्रशंसा की है। उसका कहना है कि विजयनगर जैसा नगर न तो आंखों ने कहीं देखा और न कानों ने संसार में कहीं सुना। रक्षा करने वाली 7 प्राचीरों के अंदर यह नगर बसा हुआ है। बाजार के दोनों किनारों पर दुकानें लगी रहती हैं जिनमें हीरे, लाल, जवाहिर आदि बहुमूल्य माणिक जौहरियों द्वारा खुलेआम विक्रय होते हैं। प्रत्येक वर्ग के व्यवसायियों और कारीगरों की दुकानें आस पास रहती हैं। वो लिखता है कि देश प्रायः उपजाऊ और खेती से संपन्न है। साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत लगभग 300 बंदरगाह हैं। सेना की संख्या 11 लाख है। सारे भारतवर्ष में विजयनगर के राय के समान समृद्धशाली तथा ऐश्वर्यवान राजा कोई दूसरा नहीं है। विजयनगर सम्राट निरंकुश अधिकार रखने वाले शासक थे, किंतु इसके साथ ही उनकी सहायता के लिए भिन्न भिन्न विभागों के कई मंत्री हुआ करते थे जो अपने विभाग की कार्रवाइयों पर पूरा अधिकार रखते थे। साम्राज्य अनेक प्रांतों यानी नाडू में विभक्त किया गया था, जिनकी संख्या लगभग 200 थी।
इन जिलों में प्रायः राजवंश के लोग अथवा अन्य सरदार सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से शासन कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। प्रायः प्रजा से कर अधिक वसूल किया जाता था। ऐसे तो राज्य की सेना यूं ही बहुत बड़ी थी, किंतु युद्ध के समय उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती थी। प्रांतों के सूबेदारों को युद्ध काल में सेना भेजनी पड़ती थी। दंड नायक अदालतों में न्याय करते थे और उनके फैसलों की अपील राजा के दरबार में हो सकती थी। फौजदारी का कानून बड़ा कठोर था। छोटे छोटे अपराधों के लिए अभियुक्तों के हाथ पैर काट दिए जाते थे। शारीरिक दंड का खूब प्रचार था। विजयनगर साम्राज्य का उत्कर्ष होने पर देहात की प्राचीन पंचायत प्रथा नष्ट हो गई, इसलिए गांव के मामले भी राज्य के अफसरों द्वारा ही तय होते थे। विजयनगर के शासक स्वयं वैष्णव थे, किंतु अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। विजयनगर राज्य के सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो विजयनगर में उच्च श्रेणी के लोगों का जीवन प्रायः सुखी और विलासितापूर्ण था, किंतु निर्धन जनता दुख और कष्ट का जीवन व्यतीत करती थी। साम्राज्य के अनेक भागों में अत्यधिक कर वसूल किया जाता था। व्यवसायों और कारीगरियों का वर्गों में संगठन किया गया था और प्रत्येक वर्ग के मुखिया का राज दरबार में बड़ा प्रभाव रहता था, जिससे वो अपने वर्ग के व्यवसाय अथवा दस्तकारी के करों को सरकार से कम करा लेता था। परंतु किसानों के करों में कमी कराने के लिए ऐसा कोई संगठन नहीं था। समाज में ब्राह्मणों का अधिक सम्मान था। वे खूब धन संचय करते थे और राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाते थे। सती की प्रथा प्रचलित थी, किंतु स्त्रियों का समाज में बड़ा मान था। कितनी ही स्त्रियां विदुषी होती थीं। वे सुंदर कविताओं की रचना करती थीं और बड़े बड़े कवियों तथा नाटककारों की कृतियों को खूब समझती थीं और उनका आशय बतला सकती थीं। वे गाना बजाना और नृत्य करना जानती थीं। उनमें से कुछ कुश्ती का भी अभ्यास रखती थीं। एक बार एक स्त्री ने एक मंदिर के संबंध में देवराय द्वितीय से भेंट की थी और उससे मंदिर के लिए गांव प्राप्त किया था। अब विजयनगर साम्राज्य में कला और साहित्य की अगर बात करें तो विजयनगर नरेशों को अपने समकालीन हिंदू मुसलमान शासकों की तरह इमारतें बनाने का बड़ा शौक था। उन्होंने अनेक मंदिर, महल और किले बनवाए और चित्रकला की उन्नति में बड़ा मनोयोग दिया था। हम्पी में उनके महलों के जो अवशेष मिले हैं, उनसे चित्रकारों और संगत राशों के उत्कृष्ट कला कौशल का पता लगता है। इन विद्या प्रेमी राजाओं के समय में साहित्य का भी अच्छा विकास हुआ। इन्हीं के समय में सायण ने वेदों पर अपना अद्भुत भाष्य लिखा और माधव के दर्शन ग्रंथ भी इसी समय लिखे गए।